नमस्कार। आज मैं आपको सुनाऊंगी मुंशी प्रेमचंद की कहानी मनोवृत्ति। तो आइए सुनते हैं। एक सुंदर युवती प्रातःकाल गांधी पार्क में बिल्लौर के बेंच पर गहरी नींद में सोई पाई गई। यह चौंका देने वाली बात है। सुंदरियां पार्कों में हवा खाने आती हैं, हंसती हैं, दौड़ती हैं, फूल पौधों से खेलती हैं। किसी का इधर ध्यान नहीं जाता, लेकिन कोई युवती रविश के किनारे वाले बेंच पर बेखबर सोए, वह बिल्कुल गैर मामूली बात है। अपनी ओर बलपूर्वक आकर्षित करने वाली। रविश पर कितने आदमी चहल कदमी कर रहे हैं। बूढ़े भी, जवान भी, सभी एक क्षण के लिए वहीं ठिठक जाते हैं। एक नज़र वह दृश्य देखते हैं और तब चले जाते हैं। युवक वृंद रहस्य भाव से मुस्कुराते हुए, वृद्धजन चिंता भाव से सिर हिलाते हुए और युवतियां लज्जा में आंखें नीचे किए हुए। बसंत और हाशिम निकर और बनियान पहने नंगे पांव दौड़ कर रहे थे। बड़े दिन की छुट्टियों में ओलंपियन रेस होने वाले हैं। दोनों उसी की तैयारी कर रहे हैं। दोनों इस स्थल पर पहुंचकर रुक जाते हैं और दबी आंखों से युवती को देखकर आपस में ख्याल दौड़ाने लगते हैं। बसंत ने कहा, इसे और कहीं सोने की जगह ना मिली? हाशिम ने जवाब दिया, कोई वेश्या है। बसंत, लेकिन वेश्याएं भी तो इस तरह बेशर्मी से नहीं रहती। वेश्या अगर बेशर्म ना हो तो वह वेश्या नहीं। हाशिम, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें कुलवधू और वेश्या दोनों एक ही व्यवहार करती हैं। कोई वेश्या मामूली तौर पर सड़क पर सोना नहीं चाहती। बसंत, रूप छवि दिखाने का नया आर्ट है। आर्ट का सबसे सुंदर रूप छिपाव है, दिखाव नहीं। वेश्या इस रहस्य को खूब समझती हैं। उनका छिपाव केवल आकर्षण बढ़ाने के लिए है। हाशिम, हो सकता है, मगर केवल यहाँ सो जाना यह प्रमाणित नहीं करता कि यह वेश्या है। इसकी मांग में सिंदूर है। बसंत, वेश्याएं अवसर पड़ने पर सौभाग्यवती बन जाती हैं। रात भर प्याले के दौर चले होंगे, काम क्रीड़ाएं हुई होंगी, अवसाद के कारण ठंडक पाकर सो गई। हाशिम, मुझे तो कुलवधू सी लगती है। बसंत, कुलवधू पार्क में सोने आएगी? हाशिम, हो सकता है घर से रूठ कर आई हो। बसंत, चलकर पूछ ही क्यों न ले? हाशिम, निरे अहमक हो, बगैर परिचय के आप किसी को कैसे जगा सकते हैं? बसंत, अजी चलकर परिचय कर लेंगे, उल्टे और एहसास जताएंगे। हाशिम ने कहा, और जो कहीं झिझक दे? बसंत, झिझकने की कोई बात भी हो, उससे सौजन्य और सहृदयता से डूबी हुई बातें करेंगे। कोई युवती ऐसी गतियौवनाएं तक तो रस भरी बातें सुनकर फूल उठती हैं। यह तो नवयौवना है। मैंने रूप और यौवन का ऐसा सुंदर संयोग नहीं देखा था। मेरे हृदय पर तो यह रूप जीवन पर्यंत के लिए अंकित हो गया। शायद कभी न भूल सकूं। हाशिम, मैं तो फिर भी यही कहता हूँ कि कोई वेश्या है। बसंत कहता है, रूप की देवी वेश्या भी हो, उपास्य है। हाशिम, यहीं खड़े खड़े कवियों सी बातें करोगे? जरा वहां तक चलते क्यों नहीं? केवल खड़े रहना है। पास तो मैं डालूंगा। बसंत, कोई कुलवधू है। हाशिम, कुलवधू पार्क में आकर सोए तो इसके सिवा कोई अर्थ नहीं कि वह आकर्षित करना चाहती है, और यह वेश्या मनोवृत्ति है। आजकल युवतियां भी तो फॉरवर्ड होने लगी हैं। बसंत, फॉरवर्ड युवतियां युवकों से आंखें नहीं चुराती। हाँ, लेकिन है कुलवधू। कुलवधू से किसी तरह की बातचीत करना मैं बेहूदगी समझता हूँ। तो चलो फिर दौड़ लगाएं। लेकिन दिल में वह मूर्ति दौड़ रही है। तो आओ बैठे। जब वह उठकर जाने लगे तो उसके पीछे चले। मैं कहता हूँ वेश्या है।
और मैं कहता हूँ कुलवधू है। तो 10-10 की बाजी रही। दो वृद्ध पुरुष धीरे धीरे जमीन की ओर ताकते आ रहे हैं, मानो खोई जवानी ढूंढ रहे हैं। एक की कमर झुकी, बाल काले, शरीर स्थूल, दूसरे के बाल पके हुए पर कमर सीधी, एक हरा शरीर। दोनों के दांत टूटे पर नकली लगाए, दोनों की आंखों पर ऐनक। मोटे महाशय वकील हैं, छरहरे महोदय डॉक्टर। वकील कहते हैं, देखा यह 20वीं सदी का करामात। डॉक्टर, जी हाँ देखा। हिंदुस्तान दुनिया से अलग तो नहीं, लेकिन आप इसे शिष्टता तो नहीं कह सकते। शिष्टता की दुहाई देने का अब समय नहीं है। किसी भले घर की लड़की। वकील, वैश्या है साहब, आप इतना भी नहीं समझते। डॉक्टर, वैश्या इतनी फूहड़ नहीं होती। वकील, और भले घर की लड़की फूहड़ होती हैं। डॉक्टर, नई आज़ादी है, नया नशा है। हम लोगों की तो बुरी भली कट गई, जिनके सिर आएगी वह झेलेंगे। जिंदगी जहन्नुम से बदतर हो जाएगी। अफसोस, जवानी रुखसत हो गई, मगर आंखें तो नहीं रुखसत हो गई, वह दिल तो नहीं रुखसत हो गया। बस आंखों से देखा करो, दिल जलाया करो। मेरा तो फिर से जवान होने का जी चाहता है। सच पूछो तो आजकल के जीवन में ही जिंदगी की बहार है। हमारे वक्तों में तो कहीं कोई सूरत ही नजर नहीं आती थी। आज तो जिधर जाओ हुस्न ही हुस्न के जलवे हैं। सुना है युवतियों को दुनिया में जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है वह है बूढ़े मर्द। मैं इसका कायल नहीं। पुरुष को जौहर उसकी जवानी नहीं, उसका शक्ति संपन्न होना है। कितने ही बूढ़े जवानों में से ज्यादा कड़ियल होते हैं। मुझे तो आए दिन इसके तजुर्बे होते हैं। मैं ही अपने को किसी जवान से कम नहीं समझता। यह सब सही है, पर बूढ़ों का दिल कमजोर हो जाता है। अगर यह बात न होती तो इस रमणी को इस तरह देखकर हम लोग यूं न चले जाते। मैं तो आंखों भर देख भी नहीं सका। डर लग रहा था कि कहीं उसकी आंखें खुल जाएं और वह मुझे ताकते देख ले तो दिल में क्या समझे। डॉक्टर, खुश होती कि बूढ़े पर भी उसका जादू चल गया। वकील, अजी रहने भी दो। डॉक्टर, आप कुछ दिनों अकोसा का सेवन कीजिए। वकील, चंद्रोदय खाकर देख चुका, सब लूटने की बातें हैं। डॉक्टर, मंकी ग्लैंड लगवा लीजिए ना। वकील, आप इस युवती से मेरी बात पक्की करा दें, मैं तैयार हूँ। डॉक्टर, हाँ यह मेरा जिम्मा, मगर हमारे भाई हिस्सा भी रहेगा। अर्थात? डॉक्टर बोला, अर्थात यह कि कभी कभी मैं भी आपके घर अपनी आंखें ठंडी कर लिया करूँगा। वकील, अगर आप इस इरादे से आए तो मैं आपका दुश्मन हो जाऊंगा। डॉक्टर, ओहो, आप तो मंकी ग्लैंड का नाम सुनते ही जवान हो गए। वकील, मैं तो समझता हूँ यह भी डॉक्टरों ने लूटने का एक लटका निकाला है। सच? डॉक्टर, अरे साहब, इस रमणी के स्पर्श में जवानी है। आप हैं किस फेर में? उसके एक एक अंग में, एक एक मुस्कान में, एक एक विलास में जवानी भरी हुई। ना 100 मंकी ग्लैंड, ना एक रमणी का बाहुपाश। वकील, अच्छा, कदम बढ़ाइए, मुवक्किल आकर बैठे होंगे। डॉक्टर, यह सूरत याद रहेगी। वकील, फिर आपने याद दिला दी। वह इस तरह सोई है इसलिए कि लोग उसके रूप को, उसके अंग विन्यास को, उसके बिखरे हुए केशों को, उसकी खुली हुई गर्दन को देखकर अपनी छाती पीटे। इस तरह चले जाना उसके साथ अन्याय है। वह बुला रही है और आप हैं कि भागे जा रहे हैं। हम जिस तरह दिल से प्रेम करते हैं जवान भी करा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। मुझे तो ऐसी औरतों से साबिका पड़ चुका है जो रसिक बूढ़ों को खोजा करती हैं। जवान तो छिछोरे, अस्थिर और गर्वीले होते हैं। वे प्रेम के बदले कुछ चाहते हैं,
यहाँ निस्वार्थ भाव से आत्मसमर्पण करते हैं। आपकी बातों से दिल में गुदगुदी हो गई। मगर एक बात याद रखिए, कहीं उसका कोई जवान प्रेमी मिल गया तो? वकील, तो मिला करे, यहाँ ऐसों से नहीं डरते। आपकी शादी की कुछ बातचीत थी तो? हाँ थी, मगर जब लड़की दुश्मनी पर कमर बांधे तो क्या हो। मेरा लड़का यशवंत तो बंदूक दिखाने लगा। यह जमाने की खूबी है। अक्टूबर की धूप तेज हो चली थी। दोनों मित्र निकल गए। दो देवियां, एक वृद्धा दूसरी नवयौवना, पार्क में फाटक पर मोटर से उतरी और पार्क में हवा खाने आई। उनकी निगाह भी उस नींद की मारी युवती पर पड़ी। वृद्धा ने कहा, बड़ी बेशर्म है। नवयौवना ने तिरस्कार भाव से उसकी ओर देखा और कहा, ठाठ तो भले घर की देवियों के हैं। वृद्धा, बस ठाठ ही देख लो, इसी से मर्द कहते हैं स्त्रियों को आज़ादी न मिलनी चाहिए। मुझे तो वैश्या मालूम होती है। नवयौवना, वैश्या ही सही, पर उसे इतनी बेशर्मी करके स्त्री समाज को लज्जित करने का क्या अधिकार है। कैसे मजे से सो रही है, मानो अपने घर में है। बेहयाई है। मैं पर्दा नहीं चाहती, पुरुषों की गुलामी नहीं चाहती, लेकिन औरतों में जो गौरवशीलता और सलज्जता है उसे नहीं छोड़ती। मैं किसी युवती को सड़क पर सिगरेट पीते देखती हूँ तो मेरे बदन में आग लग जाती है। उसी तरह आधी का जम्फर भी मुझे नहीं सुहाता। क्या अपने धर्म की लाज छोड़ देने से ही साबित होगा कि हम बहुत फॉरवर्ड हैं? पुरुष अपनी छाती या पीठ खोले तो नहीं घूमते। इसी बात पर बाई जी, जब मैं आपको आड़े हाथों लेती हूँ तो आप बिगड़ने लगती हैं। पुरुष स्वाधीन है, वह दिल में समझता है कि मैं स्वाधीन हूँ। वह स्वाधीनता का सॉन्ग नहीं भरता। स्त्री अपने दिल में समझती रहती है कि वह स्वाधीन नहीं है, इसलिए वह अपनी स्वाधीनता को ढूंढ करती है। जो बलवान हैं वे अकड़ते नहीं, जो दुर्बल हैं वही अकड़ करती हैं। क्या आप उन्हें अपने आंसू पोंछने के लिए इतना अधिकार भी नहीं देना चाहती? मैं तो कहती हूँ, स्त्री अपने को छिपाकर पुरुष को जितना नचा सकती है, अपने को खोल कर नहीं नचा सकती। स्त्री ही पुरुष के आकर्षण की फिक्र क्यों करे? पुरुष क्यों स्त्री से पर्दा नहीं करता? अब मुंह ना खुलवाओ मीनू, इस छोकरी को जगाकर कह दो जाकर अपने घर में सोए। इतने आदमी आ जा रहे हैं और यह निर्लज्जता टांग फैलाए पड़ी है। यहाँ नींद कैसे आ गई? रात कितनी गर्मी थी भाई जी, ठंडक पाकर बेचारी की आंखें लग गई होंगी। रात भर यही रही होगी, कुछ कुछ बदती है। मीनू युवती के पास जाकर उसका हाथ पकड़ के हिलाती है। यहाँ क्यों सो रही हो देवी जी? इतना दिन चढ़ाया, उठकर घर जाओ। युवती आंखें खोल देती है। ओहो, इतना दिन चढ़ाया? क्या मैं सो गई थी? मेरे सिर में चक्कर आ जाया करता है। मैंने समझा शायद हवा से कुछ लाभ हो। यहाँ आई, ऐसा चक्कर आया कि मैं इस बेंच पर बैठ गई। फिर मुझे होश ना रहा। अब भी खड़ी नहीं हो सकती। मालूम होता है मैं गिर पड़ूंगी। बहुत दवा की पर कोई फायदा नहीं होता। आप डॉक्टर श्यामनाथ को जानती होंगी, वह मेरे ससुर हैं। युवती ने आश्चर्य से कहा। अच्छा, या तो अभी इधर से ही गए हैं। सच? लेकिन मुझे पहचान कैसे सकते हैं? अभी मेरा गौना नहीं हुआ है। मीनू ने कहा। तो क्या आप उस लड़के बसंत लाल की धर्मपत्नी हैं? युवती ने शर्म से सिर झुकाकर स्वीकार किया। मीनू ने हंसकर कहा, बसंत लाल तो अभी इधर से गए हैं। मेरा उनसे यूनिवर्सिटी का परिचय है। युवती, अच्छा, लेकिन मुझे देखा कहाँ है? मीनू कहती है, तो मैं दौड़कर डॉक्टर को खबर दे दूं? युवती, जी नहीं, किसी को ना बुलाइए। मीनू, बसंत लाल भी वहाँ खड़ा है, उसे बुला दूं? तो चलो, अपने मोटर पर तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूं। युवती,
आपकी बड़ी कृपा होगी। मीनू कहती है, किस मोहल्ले में? युवती, बेगमगंज, मिस्टर जयराम के घर। मीनू कहती है, मैं आज ही मिस्टर बसंत लाल से कहूँगी। मैं क्या जानती थी कि वह इस पार्क में आते हैं, मगर कोई आदमी साथ ले लिया होता। युवती ने कहा, किस लिए, कोई ज़रूरत न थी। तो ये थी हमारी आज की कहानी मनोवृत्ति। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए कमेंट करिए हमें उन कहानियों के नाम जो आप सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।